नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। आपको सारे डिटेल में हम करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स को मैंने यहां पर कवर किया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ अकबर फर्स्ट मॉन्यूमेंट मेड, आंसर हो जाएगा हुमायूं का जो टॉम्ब है जो दिल्ली में ही बना है वो पहला था जो कि अकबर के समय में बना था। अब कौन कौन से थे जो बने थे? अकबर के समय में दिल्ली में बना था हुमायूं टॉम्ब। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में बना था बुलंद दरवाज़ा। जहांगीर ने बनवाया था उसको शालीमार बाग जो कि श्रीनगर में है। और अकबर की जो बेगम थी और उनके बेटे, उन्होंने फिनिश करवाया था अकबर का टॉम्ब सिकंदरा में। नूरजहां ने बनवाया था आगरा में टॉम्ब ऑफ इत्माद उद दौला। और शाहजहां ने बनवाया था टॉम्ब ऑफ जहांगीर जो कि है कहाँ पर? लाहौर में है। अगर शाहजहां की और बात करें तो उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, जैसे कि ताजमहल हो गया, आगरा में बनवाया था। रेड फोर्ट हो गया जो कि दिल्ली में बनवाया था। शाहजहां ने शालीमार गार्डन लाहौर में बनवाया था। और जामा मस्जिद जो कि दिल्ली वाली है वो शाहजहां ने बनवाई थी। अज़ाम शाह ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की जो टॉम्ब है वो बनवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु रोट हुमायूं नामा? आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अब इसी बुक से रुकेंगे नहीं, सारी बुकें रिवाइज करते हैं जो कि मेन रही हैं। तो पहली है बाबर ने एक लिखी थी तुजु के बाबरी, तुर्की भाषा में उन्होंने लिखी थी, लेकिन बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया पारसीन भाषा में। किसने ट्रांसलेट किया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है। गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा जो कि पारसी भाषा में थी। अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा, और या फिर कह लो आईने अकबरी, वो भी पार्शियन भाषा में लिखी थी। जहांगीर ने लिखी थी तुजुके जहांगीरी जो कि पार्शियन भाषा में थी। इनायत खान ने लिखी थी शाहजहां नामा जो कि पार्शियन भाषा में थी। अब्दुल हामिद लाहौरी जिन्होंने पादशाह नामा लिखी थी जो कि पार्शियन भाषा में थी, जिसमें शाहजहां के बारे में बताया गया था। मिर्ज़ा मुहम्मद कज़ीम ने आलमगीरी नामा लिखी थी जो कि पार्शियन भाषा में थी, जिसमें औरंगजेब के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हमारी एक ई बुक है जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ की है। रिवीजन की बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए, क्योंकि 2000 क्वेश्चन का अलग अलग सब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे आप इसे परचेज़ कर लें। और वहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक ईमेल दे रखा है, उसमें आप मेल करके कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस बुक से रिगार्डिंग। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस टू लाल बाल पाल? मतलब ये तीन लोग हैं, इन तीनों में से कौन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस बने थे? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। यही इन तीनों में से हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस बने हैं। ठीक है, कब बने थे ये? तो 37वें नंबर के थे और 1920 में बने थे। कलकत्ता अधिवेशन था, वहाँ पर ये बने थे। लाला लाजपत राय इनका नाम है, पंजाब से बिलोंग करते हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बिपिन चंद्र पाल की बात की जाए तो बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो इस वक्त सोनिया गांधी 97वें नंबर की अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनको जो कांग्रेस है उसको बनाया कब गया था? 28 दिसंबर 1885 को बनाया गया था। पहले जो इनके प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। और दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, मतलब मान लीजिए, मतलब इनका हेड ऑफिस है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अब सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून्स? अब सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास है? तो करंट के अकॉर्डिंग सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून है। और लेकिन अगर आप 2019 से पहले की बात करें तो जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून थे, लेकिन अब 20 और खोज लिए गए हैं, जिसकी वजह से सैटर्न यहाँ पर आपके लिए आंसर हो जाएगा। अब किसके पास कितने मून हैं इसके बारे में बात कर लें।
तो मरकरी और वीनस स्टार्टिंग के जो दो है सन से स्टार्ट किया जाए तो स्टार्टिंग के दो के पास एक भी मून नहीं है। उसके बाद थर्ड में अर्थ आती है, अर्थ के पास एक मून है। और उसके बाद मार्स आता है, उसके पास दो मून है। जुपिटर के पास 79 मून्स है। सैटर्न के पास 82 मून्स है 2019 के बाद। और यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 14। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि लार्जर नहीं है, जो बड़ी नहीं है इंडिया से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके लिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वो कंट्री है जो कि एरिया वाइज इंडिया से बड़ी नहीं है। ठीक है, इंडिया से बड़ी कितनी कंट्रियां हैं? तो 6 कंट्रियां हैं। 7वें नंबर पर इंडिया आता है। तो आप देख सकते हैं 7वें नंबर पर है इंडिया। इंडिया की रैंक एरिया वाइज। पहले पर कौन है? रशिया। दूसरे पर कौन है? कनाडा। तीसरे पर कौन है? चाइना। चौथे पर कौन है? यूएसए। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील और उसके बाद इंडिया आता है। तो इंडोनेशिया है जो कि एरिया वाइज इंडिया से बड़ा नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन वाइज इंडिया की रैंक क्या है, तो पॉपुलेशन वाइज चाइना की रैंक है 1 और इंडिया की रैंक है 2। ठीक है, और तीसरे पर है यूएसए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आईबी वैली कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपको पता होगा कि आईबी एक रिवर का नाम है और उसी जगह पर एक कोल फील्ड है। तो ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। मैं एक आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। भारत देश का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम भी क्या है? आईबी, मतलब इब नाम है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओडिशा में ये लोकेटेड है। और सहायक नदी है जो आईबी है, मैंने आपको बता ही दिया, सहायक नदी है किसकी? महानदी की, जो कि ओडिशा पे पड़ती है। और यहां पर ही कोल फील्ड्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो पहली लोकसभा कब स्थापित की गई? तो 1952 में पहली लोकसभा स्थापित की गई थी। ठीक है, यहां पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है 1952 में पहली लोकसभा स्थापित की गई। 17 अप्रैल 1952 को। पहली इनकी असेंबली बैठी कब थी? तो बैठी थी 13 मई 1952 को। ठीक है, और अबॉलिश कब हो गई? ये जो पहली लोकसभा बनने की डेट हमको पता चल गई। अबॉलिश की भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है अप्रैल 1957 को ये अबॉलिश हुई थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु मेक्स द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन के लिए कौन कौन से लोग हैं जो कि वोट देते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहां पर सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के, दोनों के वोट देंगे। लेकिन यहां पर लेजिस्लेचर का, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहां पर डिटेल लिखी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो प्रेसिडेंट की तरह होता है। कैसा? इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, जिससे जनता वोट डायरेक्टली नहीं देती, इनडायरेक्टली वोट देती है। ठीक है, तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं और राज्यसभा के जो चुने हुए मेंबर होते हैं वो वोट देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं। इसमें एमएलए जो कि स्टेट के होते हैं, असेंबली के मेंबर होते हैं, और जो काउंसिल के मेंबर होते हैं स्टेट के, उसका कोई रोल यहाँ पर डायरेक्टली नहीं होता है। इनडायरेक्टली तो होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली 1 आर्टिकल। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है? तो आंसर हो जाएगा 20 पार्ट। 20वां पार्ट ऐसा है जिसमें एक ही सिर्फ आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, वही है सिर्फ यहां पर, और कोई भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ ऑफ चाइल्ड इज नॉट पार्ट ऑफ मिल्क टीथ। मतलब आपको मालूम होगा बच्चों के पास 20 दांत होते हैं, एडल्ट होने के बाद 32 होते हैं, है ना? आपने सुना होगा 32 दांत होते हैं। 32 तो होते हैं लेकिन बच्चों के पास सिर्फ 20 होते हैं। तो कौन से ऐसे दांत हैं जो उनके पास नहीं होते हैं? तो ग्रुप है हमारे पास, 4 टाइप के दांत होते हैं।
एक इंसीजर, कैनाइंस, मोलर और प्रीमोलर। तो बच्चों के पास मोलर टाइप के दांत नहीं होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर फिगर में, आप टेंशन मत लीजिए। यहां पर देखिए मोलर टाइप के दांत नहीं होते। जो बच्चों के स्टार्टिंग के आगे के दो इधर है ना, आगे के दो, फिर ये अगले दो, तो ये 4 दांत होते हैं, इन्हें कहते हैं इंसीजर। उसके बाद जो ये पार्टीशन आप कर लो, ऐसा पार्टीशन कर लिया, तो इधर के 2 दांत हो गए इंसीजर, इधर के 2 दांत भी इंसीजर ही हैं, ठीक है। और फिर अगला एक दांत जो होता है वो होता है कैनाइन। उसके बाद अगले 2 दांत होते हैं प्रीमोलर और अगले 3 दांत होते हैं मोलर। वो यहां पर अवेलेबल नहीं होते, वो बच्चों के ये रहा, इस तरह आप देखिए। तो अगले माफ कीजिए 4 दांत है जो कि क्या है, वो मोलर है, ठीक है। तो इस बात से आपको याद रखना है। और इसी तरीके से आप काउंट करेंगे तो 20 दांत बैठेंगे पूरे, उसमें बच्चों के 20 दांत बैठेंगे, मोलर उनके पास नहीं होता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। देखो वैसे रेगुलरली हमारे जो ट्री होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और ऑक्सीजन लेती है, लेकिन खाना बनाते समय, फोटोसिंथेसिस करते समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करती है। इसलिए हम नॉर्मली भाषा में कह देते हैं कि जो हमारे पेड़ होते हैं वो सांस लेते हैं, तो लेते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं नॉर्मली। लेकिन असली में ऐसा नहीं होता। जब वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, उस समय पर क्या होता है, नॉर्मली हमारी तरीके से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो रात के समय फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा होता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, तो यही प्रोसेस फॉलो हो रही होती है, मतलब ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो उस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो सकता है अगर घना पेड़ है तो, जिससे हमें सफोकेशन फील हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिलीज ऑफ लेस ऑक्सीजन, मतलब रात में क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, रात में तो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होता है, तो स्टेटमेंट ही गलत है। रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रात में तो बिल्कुल ही नहीं करता रिलीज। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही आंसर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है और रिलीज ऑफ मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होता। अगर आप उसको आग लगा देंगे, पेड़ को आग लगाएंगे, तो जो पेड़ जल जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बगैर जला हुआ पार्ट है, जो धुआं निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादातर अपने पास लेकर रखता है, जो कि हमें हमारी सोते सोते मृत्यु कर देता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज कॉल्ड वेनेगर। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, वेनेगर किस एसिड से बनता है, तो एसिटिक एसिड से वेनेगर बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सैलिक एसिड से क्या, टमाटर के पास होता है ऑक्सैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसके पास होता है, तो नींबू हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, इसके पास सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए आगे बात। और HCl, ये जो नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट के अंदर होता है, जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन राजीव गांधी वाज अवॉर्डेड भारत रत्न। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी रिसेंटली में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज किया गया है और मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है। तो राजीव गांधी जी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स आपको याद कर लेने हैं। कोई सा भी एस्पेक्ट आपके पेपर में आपको एक क्वेश्चन के रूप में दिख जाएगा। तो राजीव गांधी जी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो उनको 1991 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। सबसे कम उम्र के ऐसे कौन आदमी है जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो वो है सचिन तेंदुलकर, ठीक। 2014 में उनको दिया गया था। और पहले तो आपको पता ही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन और राजा गोपालाचारी, ये 3 लोग थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विंस फर्स्ट फिजिक्स नोबेल प्राइज। तो पहले फिजिक्स नोबेल प्राइज किसको मिले, मैंने यहाँ पे सारे यहाँ पर लिख रखे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। पहले तो होगा ये विल्हेम्स कॉर्नोड रोंटगन, ये कौन है, ये एक्सरे की खोज करने वाले आदमी हैं, इनको फिजिक्स के पहला नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ पर बात करें तो पहला फिजिक्स विल्हेम्स रोंटगन ये थे, जो कि 1901 से, आपको ये तो मालूम है ना, 1901 से दिया जा रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं जैकब हैरिसन वॉन हॉन्टॉफ, आप कुछ ऐसे ट्रिक लगा के याद करने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें मेडिसिन में इनको दिया गया है एमिल एडोल्फ वॉन
बेहरिंग और सुली पुद्दोमन को दिया गया है लिटरेचर में। पीस में दिया गया है हेनरी डूनंट और पासी को। और इकोनॉमिक्स में आपको पता होगा कि 1969 से दिया गया था। सबसे पहले 5 ही दिए जाते, सबसे पहले 5 दिए जाते थे, बाद में 6 किए गए, तो 6 1969 से दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला अगर आप इकोनॉमिक की बात करें तो रेगनर फ्रिंसिस और जेन, इसको मिटा देता हूँ, जेन टिनबर्जन, ये थे जो कि पहले 2 आदमी एक साथ दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कैपिटल ऑफ म्यांमार। तो अभी म्यांमार है, जैसे अफगानिस्तान है, इनसे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं आपको सारे याद कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चित में रहे हैं। म्यांमार क्यों रहा है? म्यांमार इसलिए रहा है क्योंकि वहाँ पर तख्ता पलटी कर दिया। और यहाँ अफगानिस्तान में क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे कहते हैं तालिबान आतंकवादी संघ है, उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे याद कर लीजिए। आसपास के जितने कंट्री हैं उनका डेवलपमेंट कब हुआ, उनके ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा। म्यांमार की बात करें तो इसकी कैपिटल है नेपिटो। ठीक है, अब हम सारे पड़ोसियों की कैपिटल देखते हैं। साथ में साथ हम यहाँ पर बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। और अब इनको तो रहने दीजिए, इनको तो मत ही याद कीजिए, अब ये तो तख्ता पलट हो चुका है, पता नहीं क्या कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका है इनकी कैपिटल। भूटान की बात करें थिम्पू है। चाइना बीजिंग। म्यांमार की नेपिडो। नेपाल की काठमांडू। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। श्रीलंका की कोलंबो और जगन्नाथपुरम कोट्टे। मालदीव की माले। ठीक है, तो ये सब की कैपिटल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट आप एक आधा कमेंट कर दीजिएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। धन्यवाद।